सो यो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका रियलिटी क्वेस्ट की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है, इससे पहली वाली वीडियो में हमने रियलिटी क्वेस्ट के चैप्टर नंबर 192 तक कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे के चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछली वीडियो एंड हुई थी, यानी कि ये लड़की अपने डोवान से कह रही होती है कि मैं वो हूँ जो तुम्हारी मास्टर बनूंगी। डोवान कहता है कि आखिर मतलब क्या है तुम्हारा, और वो लड़की बताती है कि तुम्हें यहाँ लाने के 3 मेन रीजन है। पहला रीजन तुम्हारी जान बचाना। मैं तुम्हारी रैपिड रिकवरी स्पीड देखकर सरप्राइज थी, लेकिन जब तुम मुझे गली में बेहोश मिले थे तुम्हारा पहले ही कार्डियक अरेस्ट हो चुका था। अगर तुम्हें सही टाइम पे फर्स्ट एड और इनिशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो तुम कभी उठ नहीं पाते। और डोवान कहता है ये सोचने वाली बात है जितना मेरा ब्लड लॉस हुआ था, पर इतने में ही वो लड़की उसे वापस टोकती और कहती कि दूसरा रीजन है तुम्हें अपना बनाना। डोवान कहता है कि क्या ये वही बात है जो तुमने पहले कही थी, और वो लड़की कहती कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, प्लीज मेरे सर्वेंट बन जाओ, तुम बनोगे ना। वेल, इस पैनल को देखने के बाद मुझे पता चला कि अपना डोवान और ये लड़की सेम कमरे में नहीं है, बल्कि इनके बीच में एक दीवार बनी पड़ी है जो कि शीशे की है। उस लड़की की बात सुनने के बाद डोवान कहता है तुम तो सच में एक लूनाटिक हो, जिसका मतलब है डोवान उसे सीधा सीधा चूतिया कह रहा है। डोवान की बात सुनते ही वो लड़की एकदम से शॉक हो जाती है और डोवान आगे कहता है खैर क्योंकि इमरजेंसी थी तो मुझे पक्का किसी पास के साइकेट्रिक हॉस्पिटल में लाया गया होगा। तो मेरी मेंटली ट्रबल फ्रेंड हम कहाँ हैं, एग्जिट कहाँ पे है। वो लड़की कहती कि ये जगह वर्ल्ड वॉर 2 एरा की है, ऐसी जगह जो स्पेसिफिकली प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एकोमोडेट और मॉनिटर करने के लिए डिजाइन की गई थी। लोग इसे द व्हाइट रूम कहते हैं। अब व्हाइट रूम में आने के बाद शायद अपना डोवान भी आयानो कोजी की तरह स्मार्ट बन जाएगा। और आगे वो लड़की कहती कि ये वही जगह है जैसे परफेक्टली रेप्लिकेट किया गया है। हाई स्ट्रेंथ एंटी सेस्मिक वॉल सारे इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब कर लेती है, और ग्लास ऐसे मटेरियल्स हैं जो बुलेट्स को भी रोक सकते हैं। और जब तक तुम यहाँ पे कोई सीज टैंक नहीं लाते ये कभी नहीं टूटेगा। और डोवान कहता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम। वो लड़की कहती कि जब तक तुम ये नहीं कह देते कि तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में सर्व करोगे तुम कभी यहाँ से बाहर कदम नहीं रख पाओगे। और ये कहने के बाद वो लड़की वहां से वापस लौट जाती है और कहती है कि मैं कल वापस आऊंगी, तब तक अपना मन बदल लेना। बट डोवान शायद जोश में आ जाता है, वो एकदम से पंचिंग पोजीशन में आता है और कहता है कि क्या बकवास है ये। और वो ग्लास वॉल के ऊपर बहुत गंदा हिट करता है जिससे वो वॉल पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। ये वॉल तोड़ने के बाद डोवान खुद डिप्रेशन में चला जाता है। वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है तुमने तो कहा था ये कभी नहीं टूटेगा। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि इस दिन एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा, और ये वही जगह है जहाँ पे सियोंग यून और अपने डोवान की फाइट हुई थी। किजिन कह रहा होता है कि इन्होंने तो कमाल का क्लीन अप किया है ना, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ब्लीच टीम। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस गली में इतना ब्लडी बैटल हुई थी। बिल्डिंग के ऊपर किजिन के साथ यूनसियोंग भी मौजूद होता है। यूनसियोंग कहता है कि डोवान ने सियोंग यून को हरा दिया, मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता। और किजिन कहता है कि ये सोचना कि वो पहले से हेडक्वार्टर के साथ हेड टू हेड जाने के लेवल पर है, उसकी ग्रोथ रेट थोड़ी ज्यादा ही फास्ट नहीं है। चाहे मैं इस बारे में कितना भी सोच लूं, वो अब एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहा। वापस से आते हैं डोवान के ऊपर जहाँ पे डोवान कह रहा होता है कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि ये इतनी आसानी से टूट जाएगा। वेल, डोवान के इतने हैवी पंच की वजह से माहौल पूरा धुआं धुआं हो गया था, और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि उस पीले बाल वाली लड़की के सामने एक बंदा आ गया होता है, और वो कहता है कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना। वो पीले बाल वाली लड़की कहती है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद इस बंदे का फेस रिवील होता है जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल है, बट इसका नाम तो नहीं बताया जाता हमें। और इस बंदे को देख कर लगता है ये कोई स्पोर्ट्समैन है। वेल, ये बंदा उस लड़की से कहता है कि बस 1 सेकंड लगेगा, 3 स्टेप पीछे हट जाओ। वो लोंडा प्रॉपर पोजीशन में आते हुए डोवान से कहता है कि तुम जैसा एक स्टूपिड लिटिल ब्रैट इतनी रेकलेसली एक्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पर इससे पहले कि अपना स्पोर्ट्समैन कुछ करता वो लड़की डोवान के सामने आ जाती और कहती कि रुक जाओ, मैंने इसे जानबूझ के रुकसाया था। डोवान उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है तुमने मुझे जानबूझ के रुकसाया था। और वो लड़की कहती है पहले जो भी हुआ रूड होने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। ये रूम स्पेशल मटेरियल का बना होने की बात और तुम्हें मेरा स्लेव बनाने की बात एक्चुअली सब का सब एक झूठ था। और ये सुनकर सबसे ज्यादा दुख मुझे ही हुआ है, क्योंकि मुझे लगा था हमारा डोवान आयानो कुजी बन जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और डोवान उस लड़की से कहता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा। लड़की कहती है क्योंकि मैं कंफर्म करना चाहती थी क्या तुम ऐसे इंसान हो जो मेरे ऑर्डर्स के अगेंस्ट जा सकते हो। डोवान कहता है लेकिन ऐसा क्यों। और वो लड़की कहती है आज के लिए बस इतना ही। और इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर एक गैस स्प्रे की जाती है, और जाते वक्त वो लड़की कहती है मैंने सब कुछ झूठ बोला था, लेकिन तुम्हें अपना बनाने के बारे में मैंने जो बोला वो बात सच थी। डोवान कहता है कि रुक जाओ, आखिर तुम हो कौन। और वो लड़की कहती है तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आने वाले फ्यूचर में मैं अपनी तरफ से किसी को भेजूंगी, जब ऐसा हो तो प्लीज मेरे साथ
रहना। इतना कहने के बाद वो लड़की अपने स्वर्ड्समैन के साथ गायब हो जाती है और डोवान के लिए साइड से एक दरवाजा खुल जाता है, शायद बाहर जाने के लिए। वापस से आते हैं यून सियोंग और केजिन के ऊपर, जहाँ पे यून सियोंग केजिन से पूछ रहा होता है कि ऑब्जर्वर की कंडीशन कैसी है, और केजिन बताता है तुम उसकी बात कर रहे हो क्या। वेल, अब अगर तुम इस ऑब्जर्वर को देखो तो हमने इसे पिछली वीडियो में भी देखा था, और सियोन जे ने इसे मारकर बेहोश कर इसके कैमरे के अंदर से मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। केजिन आगे बताता है कि वो पक्का इस टेरेस पर था, सियोंग यून और डोवान की बैटल रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है और उसे कोई विजुअल इंजरी भी नहीं थी, यहाँ तक कि कैमरे का मेमोरी कार्ड भी गायब है। तो हमें ये पता करने का कोई तरीका नहीं है कि हाँ डोवान कहाँ डिसअपेयर हुआ। यूनसियोंग कहता है कि मेमोरी लॉस और मिसिंग मेमोरी कार्ड ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तभी केजिन के पास एक नोटिफिकेशन आता है और वो कहता है कि एक ग्रेट न्यूज है, जो एक हफ्ते से अनकॉन्शियस था यानी कि सियोंग यून वो अभी होश में आ गया है। 3 शिफ्ट होता और हम आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे सियोंग यून भर्ती था और उससे मिलने के लिए कोई बंदा आया था। वो कहता है कि तुम होश में आ गए, कितनी रात की बात है, तुम्हें पता है मैं कितना वरिड था। सियोंग यून जैसे उस बंदे की तरफ देखता है उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है। वो कहता है कि अंकल आप, और हम देखते हैं कि सियोंग यून को अपनी आंखों के सामने जिनो दिखाई दे रहा है। बट ऑफ कोर्स ये हॉस्पिटल में आया बंदा जिनो नहीं होता, ये होता है मैन्युअल। मैन्युअल कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी कंडीशन काफी खराब है, क्योंकि तुम मेरा चेहरा तक नहीं पहचान पा रहे हो। मैन्युअल को देखते ही सियोंग यून बेचारा एकदम से अकलाना चालू कर देता है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है और वो कहता है कि सॉरी सॉरी, मैंने बिना परमिशन के कुछ बेकार सा काम कर दिया, मुझे माफ कर दो। मैन्युअल सियोंग यून का हाथ पकड़ लेता और कहता कि तुम बहुत डरे हुए थे है ना, मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, आई एम ट्रूली सॉरी। और ये कहने के बाद मैन्युअल रोने लग जाता है। सीन वापस से शिफ्ट होता है बोटेनिकल गार्डन के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं हमारे डोवान को, और वो एक बोर्ड के सामने खड़ा होता है और उस बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है कि बोटेनिकल गार्डन का मैस्कॉट पैरट। पैरट लोगों के चेहरे याद रखता है और उनके शब्दों और आवाज को रिकॉर्डर की तरह रिप्ले करने का टैलेंट भी रखता है, और एक काफी ज्यादा अमेजिंग क्रिएचर है। वेल, डोवान का यहाँ आने का कारण यह है कि अगर तुम्हें याद हो पिछली बार जब इस बोटेनिकल गार्डन की केयर टेकर डोवान को ड्रॉप कर रही थी, तो उसने डोवान से कहा था कि अगली बार अगर आओ तो प्रॉपरली विजिट करना, मेरे तोते को तुमसे कुछ कहना है। इस वजह से डोवान यहाँ पे आया है। डोवान बोलता है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ ये सुनने के लिए कि एक पैरट के पास मुझे कहने के लिए कुछ है, और वो तोता वहां पे आता है और कहता है क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है। और डोवान उसे देखते ही चिल्लाते हुए कहता है कि अरे यार तुमने तो मुझे डरा दिया, और वो तोता भी उसकी मिमिक्री करते हुए कहता है तुमने मुझे डरा दिया। वेल, इसके बाद वो तोता बोर्ड के ऊपर बैठता है और डोवान से कहता है कि काफी लंबे टाइम से तुम्हें नहीं देखा, और डोवान कहता है कि लंबे टाइम से क्या तुम्हारे साथ बात करना पॉसिबल भी है, और तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो। वो तोता कहता है कि डोवान डोवान अब तक तो बड़ा हो गया होगा है ना, और डोवान कहता है कि अभी ये जो आवाज आई आखिर वो किसकी थी। पर तभी हम देखते हैं कि डोवान के पास पड़ी वो ओल्ड नोटबुक जिसके अंदर जिनो की मेमोरीज है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, और डोवान पहुंच जाता है वापस से जिनो की मेमोरीज के अंदर। अब हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि सियोंग यून जिनो से कह रहा होता है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, और जिनो कहता है कि हाँ बिल्कुल। सियोंग यून जिनो से कुछ कहने का ट्राई करता है, वो हकलाते हुए कहता है कि अंकल एक्चुअली अंकल मैंने आपकी कार के पास, पर इससे पहले कि वो अपनी पूरी बात कंप्लीट कर पाता वहां पे एक और बंदे की एंट्री हो जाती है, और वो कहता है कि अंकल आपको आखिरकार ढूंढ ही लिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बच्चे आपको ढूंढ रहे हैं, मुझे माफ कर देना, क्या आप लोग किसी बारे में बात कर रहे थे। और सियोंग यून कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, और इसके बाद वो दौड़कर वहां से भाग जाता है। जिनो उसे रोकने का ट्राई करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताने वाले नहीं थे। वेल, अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे तो हमें पता चलेगा कि सियोंग यून एक्चुअली जिनो को बताने वाला था कि मैंने आपकी कार के साथ छेड़छाड़ किया है, पर इस बंदे की सडन एंट्री की वजह से वो बता नहीं पाया। तो जो बंदा अभी यहाँ पे आया है वो एक्चुअली एक तरह से दोषी ही है जिनो की डेथ का। खैर, जो बंदा यहाँ पे आया था वो जिनो से कहता है कि अंकल आप टाइम कैप्सूल के अंदर क्या रखने वाले हो। जिनो कहता है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, वैसे मैं उसके अंदर ये रखने वाला हूँ। वेल, ये चीज होती है गेम कार्ट्रिज, जिसे देखते ही वो आया हुआ बंदा कहता है कि आखिरकार आप एक गेम कार्ट्रिज को यहाँ क्यों रख रहे हैं। जिनो बताता है कि ये पहला गेम है जो मैंने डोवान के साथ मिलकर खेला था, बिना ये रियलाइज किए कि कितना टाइम बीत गया। मुझे नहीं पता हम कितनी रातें साथ में जाकर खेलते रहे, जब तक हम टाइम कैप्सूल खोलेंगे तब तक डोवान बड़ा हो चुका होगा है ना, लेकिन तब भी हमेशा की तरह मैं उसके साथ गेम्स खेलना चाहता हूँ। और डायरी पे लास्ट लाइन होती है कि इस बार मैं उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाऊंगा। डोवान बेचारा एकदम इमोशनल तरीके से स्माइल करते हुए कहता है कि भले ही आप पहले बॉस से हार जाते थे। इसके बाद डोवान उस पैरट की तरफ देखते हुए कहता कि मैं सोच ही रहा था कि तुम अचानक ये सब क्यों बोल रहे हो, मेरे चेहरे में तुमने मेरे डैड को देखा। और तभी डोवान को उसके पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आती सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ता और घास की तरफ देखते हुए कहता है ये मैकेनिकल साउंड कैसा है। और तभी उस घास के अंदर से निकलती है एक चेन सॉ,
और हम देखते हैं कि ये चैनसॉ चला रही होती है इस बोटेनिकल गार्डन की केयर टेकर। वो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं तो बस पेड़ को काट वाट रही थी। इसके बाद दोनों आराम से बेंच के ऊपर बैठते हैं और डोवान वो टाइम कैप्सूल केयर टेकर को लौटा देता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना बिना पूछे इसे ले जाने के लिए। वो केयर टेकर कहती कि लौटाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन पुराने जमाने में लोग चोरों की कलाई काट दिया करते थे। डोवान ये सुनने के बाद घबरा सा जाता है और वो केयर टेकर कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। डोवान कहता है कि बाय द वे इसके अंदर जो आइटम्स है क्या उनमें से मैं बस एक चीज अपने साथ ले जा सकता हूँ। सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा डोवान आ चुका है एक ब्रिज के ऊपर और वो कह रहा होता है कि पुराने दिनों के लिए क्या हमें एक और राउंड खेलना चाहिए। श्योर, पर उससे पहले घर चलता हूँ। तो आखिरकार उसने टाइम कैप्सूल के अंदर से वो गेम कार्ट्रिज लिया था। डोवान टर्न करते हुए कह रहा होता है क्योंकि मैं एक हफ्ते से कॉन्टेक्ट से बाहर हूँ, सियोन जरूर बहुत गुस्से में होगी, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। पर जैसे वो टर्न करता है उसके सामने एक बंदा होता है जिसे देखकर वो एकदम से शॉक हो जाता है और ये बंदा होता है मैनुअल जो डोवान के सामने इस वक्त खड़ा है और वो डोवान की तरफ देखते हुए कहता है तुम यहाँ थे हाँ डोवान। डोवान उसकी तरफ काफी शॉक्ड होकर देखता है और कहता है तुम तो, और एकदम से स्माइल करते हुए कहता है तुम तो मैनुअल हो ना। और मैनुअल भी स्माइल करते हुए कहता है आखिरकार हम मिल ही गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये चीज तुम्हारे लिए इतनी सरप्राइजिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसके अंदर बता दिया था कि ये दोनों दोस्त हो सकते हैं। इसके बाद हमें डोवान और मैनुअल की दोस्ती के बारे में दिखाया जाता है तो हम पहुंच जाते हैं पास्ट के अंदर जहां ये दोनों एकदम छोटे छोटे हैं और किंडरगार्टन में जाते हैं। हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों बैठकर गेम खेल रहे होते हैं और एकदम से ये लोग वो गेम जीत भी जाते हैं। तो डोवान मैनुअल से कहता है कि तुम तो काफी अच्छे हो, मैं इसे क्लियर कर पाया तुम्हारी हेल्प की वजह से। और मैनुअल कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर तेरा सपोर्ट ना होता तो मैं ये नहीं कर पाता। डोवान कहता है लेकिन हाँ मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बस इतना ही है कि मेरा स्कोर तेरे से 10 पॉइंट ज्यादा है। और मैनुअल कहता है कि हाँ ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, बिलीव नहीं होता कि 5 साल का बच्चा अभी भी नंबर प्रॉपरली काउंट नहीं कर सकता। खैर अब आते हैं समय में थोड़ा आगे जब ये दोनों एलिमेंट्री स्कूल में हुआ करते थे और इस वक्त ये लोग बहुत गलत तरीके से बैठे हुए हैं। मैनुअल कहता है कि इस पोजीशन में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, चल जगह स्वैप करते हैं। और डोवान कहता है कि अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है छोटे बच्चे। इस पॉइंट पे भी ये दोनों गेम ही खेल रहे होते हैं और डोवान को गेम के अंदर काफी रेयर आइटम मिल जाता है। मैनुअल कहता है क्या सच में, और डोवान कहता है कि छूना मत। और मैनुअल कहता है मैं बस देखूंगा मेरे भाई। और डोवान यहाँ पे एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि हे तुम जैसे नूब जो गेम्स में इतने बेकार हैं, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। इतना कहने के बाद डोवान वहां से भागने लगता है और मैनुअल उसके पीछे भागते हुए कहता है अरे मुझे देखने तो देना। और डोवान कहता है कि मुझे नहीं दिखाना, मेरी मर्जी। अब आते हैं समय में थोड़ा और आगे और इस वक्त डोवान और मैनुअल है मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स। और कमाल की बात यहाँ पे ये है कि ये दोनों अभी भी गेम ही खेल रहे हैं और यहाँ पे डोवान हार जाता है तो मैनुअल उससे कहता है क्योंकि हमने इस पे बेट लगाई थी तो तुम मुझे रेमन खिलाओगे है ना। डोवान गेम हारने की वजह से अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जीने के काबिल ही नहीं हूँ, मैं रेमन की टॉपिंग बनना चाहता हूँ। और मैनुअल कहता है क्या यह गेम तुम्हारे लिए सीरियसली इतना ज्यादा मैटर करता है। इसके बाद दोनों अपनी आंखें पकड़ लेते हैं और डोवान कहता है कि बहुत ज्यादा गेम खेल लिया, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। और मैनुअल कहता है हाँ यार। और डोवान फिर स्माइल करते हुए कहता है फिर भी मजा तो बहुत आया है ना। अब वापस से आते हैं प्रेजेंट के अंदर जहाँ पे डोवान मैनुअल को देखते ही कहता है मैं ये कहना तो नहीं चाहता लेकिन तुम क्या सच में मैनुअल हो? आखिर तुम इतने बदल क्यों गए हो? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा, कहाँ से बोलूं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अगली डक एक स्वान बन गया हो। और मैनुअल स्माइल करते हुए कहता है ये बात तो मुझे कहनी चाहिए, ऐसा लग रहा है जैसे एक शाइनी मैगी कप इवॉल्व होकर गायरेडोस बन गया हो। डोवान तुरंत मैनुअल को हक कर लेता है और कहता है ये तो सच में तुम ही हो मैनुअल, तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैनुअल भी यहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। सीन यहाँ पे वापस से शिफ्ट होता है और हमें एक कैरेक्टर की आवाज आ रही होती है और वो कहता है कि बुली काउंसिल के अंदर की वॉर अब फाइनली खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं पता क्यों पर हेडक्वार्टर ने इतनी बेवकूफी भरी बात की है लेकिन ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस मोमेंट पर जब वो एक दूसरे को कुचल रहे हैं और अपनी ही डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सही वक्त है हमारे लिए द एसोसिएशन के लिए स्टेप इन करने का। और अब अगर तुम लोगों ने सीजन 1 को देखा हो तो तुम्हें पता होगा कि एसोसिएशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र पहले भी हो चुका है, बट उस टाइम जो लोग दिखे थे वो इन लोगों से काफी डिफरेंट थे और इन लोगों के चेहरे भी रिवील नहीं हुए, तो हम नहीं कह सकते कि ये लोग कौन है। इनमें से ही एक जो इस वक्त अपनी गन को एक कपड़े से साफ कर रहा है वो कहता है कि इस पूरे केओस में हम पूरे गोनक डिस्ट्रिक्ट को निगल जाएंगे। यहीं पे मौजूद एक और बंदा एक गेम खेल रहा होता है, वो कहता है कि लेकिन भले ही वो बच्चे एक इंटरनल वॉर के बीच में है, उनके की मेंबर्स अभी भी स्ट्रांग है, मुझे यकीन है कि जो डैमेज हमें होगा वो भी कम नहीं होगा। वो बंदा जो स्टार्टिंग में अपनी गन को कपड़े से साफ कर रहा था वो कहता है तुमने सबसे इम्पोर्टेंट बात मिस कर दी लगता है, और एकदम से स्क्रीन के ऊपर रियल गन से शूट कर देता है और कहता है
कि जब हंटर्स अपने प्रे को पकड़ते हैं तो वो अपने हाथ खून से गंदे नहीं करते। सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डोवान मिन्यूल को अपने घर ले आया है और मिन्यूल कहता है ये घर भी सच में बहुत लंबा टाइम हो गया। मिन्यूल डोवान के घर में पड़ी उसकी फैमिली पिक को काफी गौर से देख रहा होता है। तभी डोवान उससे कहता है कि ये देख गेम कंसोल पे कितनी ज्यादा धूल जम गई है। और मिन्यूल कहता है तब के टाइम पर जब भी हमें फ्री टाइम मिलता था हम यही दिन भर बस गेम खेलने के अलावा कुछ नहीं करते थे। डोवान कहता है कि हाँ जैसे कल का दिन ना आने वाला हो। मिन्यूल कहता है कि मैंने सच में इसे बहुत ही मिस किया। डोवान कहता है तू तो काफी लंबे टाइम के लिए बाहर गया हुआ था, क्या अब तू परमानेंटली वापस आ गया है? मिन्यूल कहता है मैं श्योर नहीं हूँ पर शायद हाँ ऐसा तो कह सकता है। और आज मैं तेरे पास आया हूँ उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आज मैं नहीं आता तो शायद काफी देर हो जाती। डोवान कहता है आखिर तू कहना क्या चाहता है, पर मिन्यूल उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है क्या हम इस गेम पर एक बेट लगा लें। इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले गेम स्क्रीन के ऊपर गोली चलाते हुए देखा था और ये इस वक्त डोवान की बिल्डिंग के सामने मौजूद है और ये कह रहा होता है कि स्कैंडिनेविया के सबसे नॉर्थन पार्ट के हंटर्स का एक यूनिक हंटिंग मेथड होता है जो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं। जब वो हंट करने निकलते हैं तो उन्हें एक साथ बहुत सारा मीट और स्किन लाना पड़ता है, इसलिए वो पूरे के पूरे झुंड के पीछे पड़ते हैं। और यहाँ दो प्रॉब्लम आ सकती है। पहली प्रॉब्लम जैसे ही पहला गन शॉट सुनाई दे वो सारे प्रे भाग जाएं। दूसरा हंटर की लोकेशन रिवील हो जाती है और पैक उनके ऊपर ही अटैक कर देता है, इसलिए उन्होंने एक नया हंटिंग मेथड सोच लिया। वो पहले न्यू अल्फा को एलिमिनेट करने की प्रायोरिटी देते हैं जो पैक में नया जनरेशन का सबसे स्टैंड आउट होता है। अगर न्यू अल्फा की कॉम्बैट कैपेबिलिटी खत्म हो जाए तो पूरा झुंड केओस में चला जाता है और एकदम से लीडर की झुंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी गायब हो जाती है। और अभी के टाइम पे बुली काउंसिल में सबसे एक्टिव न्यू जनरेशन न्यू अल्फा कौन है? हार्डोवान। कोनक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर टेक ओवर करने के लिए हमें पहले हार्डोवान को एलिमिनेट करना होगा। अब हंट करने का टाइम आ गया है। उस वोल्फ को कॉर्नर करो जो पैक से अलग हो गया है, उसके स्किन को लिविंग रूम की वॉल डेकोरेशन बना दो। और भाई साहब ये लोंडा सच में अपने साथ कुछ ज्यादा ही लोग लेके आया है डोवान को मारने के लिए। वापस से आते हैं मिन्यूल और डोवान के ऊपर जहाँ पे मिन्यूल कह रहा होता है कि पुराने दिनों की याद में एक गेम हो जाए और एक बेट तो बनती ही है। डोवान शॉक होते हुए कहता है कि अचानक से बेट कैसी? मिन्यूल कहता है पुराने दिनों में तो हम हमेशा ही किया करते थे। और इसके बाद दोनों साथ में चिल्लाते हुए कहते हैं कि एक गेमिंग शोडाउन। वेल आगे मिन्यूल डोवान से कहता है अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो रहने देते हैं। और डोवान कहता है तुझे क्या लगता है मैं इतने लो लेवल टॉन्ट में आ जाऊंगा? जो कुछ भी है सब शर्त पर लगा और आ जा। और मिन्यूल कहता है तुम तो ट्रैप में आ गए डोवान, अगर आज तुम जीते तो मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगा, बदले में अगर मैं जीता तो। वेल मिन्यूल की आगे की बात हमें दिखाई ही नहीं जाती। वापस से आते हैं अपने गन वाले भाई की सस्ती एसोसिएशन के ऊपर। इनकी टीम में का एक बंदा जो सस्ता वुल्वरिन दिख रहा है वो कहता है कि मुझे ये न्यू अल्फा वाली स्टोरी समझ में तो आई लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक ही बंदा है, क्या सच में इस पूरी गैंग के साथ अटैक करने की जरूरत है? प्लाई में एक पीले बाल वाला बंदा कहता है कितने बेवकूफ हो, ये बस एक शो ऑफ इवेंट है। एनिमी ग्रुप सुपरनोवा को एक धमाकेदार तरीके से खत्म करके हम पूरी दुनिया को अपनी एसोसिएशन के बारे में बताएंगे। ये पीले बाल वाला बंदा अपनी बकचोदी कर ही रहा होता है बट इसके सामने आ जाता है अपना ये बाइकर जिसे तुमने सीजन 1 में देखा होगा और ये रियल एसोसिएशन का पार्ट है। ये इनकी तरफ देखते हुए कहता है एसोसिएशन आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो और आखिर तुम लोग हो कौन? अपना सस्ता वुल्वरिन रिप्लाई में कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है। और वो पीले बाल वाला बंदा कहता है अगर तुम भी एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहते हो तो चुपचाप कुछ कैश निकाल। बट अपना बाइकर इन लोगों से कहता है नकली लोगों का खुद को असली दिखाना ही काफी नहीं था और अब ये लोग एसोसिएशन का नाम भी खराब कर रहे हैं। अभी हमारा शूटर झुंड में से बाहर निकलता और कहता है रुको, जब से मैं देख रहा हूँ तुम नकली नकली कर रहे हो, क्या तुम असली एसोसिएशन से हो? अपना बाइकर कहता है हाँ बिल्कुल। और शूटर कहता है ठीक है मैं समझ गया और उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए धड़ाधड़ कई सारी गोलियां बरसा देता है और कूल बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है असली वाला तो गिर गया, अब हम ही असली है। सही कहा ना? पीछे से वो पीले बाल वाला कहता है ये तो गन शॉट की आवाज है, फ्यू फ्यू फ्यू। और अपना सस्ता वुल्वरिन कहता है क्या सच में उसे मारने की जरूरत थी, एक छोटी सी धमकी भी काफी होती। और वो पीले बाल वाला कहता है ये देश लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। बट अपना शूटर कहता है चिंता मत करो, हेडक्वार्टर में एक स्पेशल टीम होने की अफवाह है जो क्राइम्स के सारे सबूत मिटा देती है। अगर हम गोनक डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लेते हैं तो वो लोग जो हमारे सबऑर्डिनेट्स बनेंगे सब खुद ही हैंडल कर लेंगे। अपना शूटर और उसकी टीम खुश हो ही रही होती है बट तभी पीछे से वो बाइकर खड़ा होता है और कहता है सिर्फ रूमर्स के भरोसे काम कर रहे हो, तुम लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। इसके बाद अपना
अपना बाइकर कूल से अंदाज में खड़ा होता है और अपने कपड़े के ऊपर से गोलियों को झाड़ता है और कहता है तुम लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। शूटर फिर से गन अपने बाइकर की तरफ तानता और उसके ऊपर फायर करने ही वाला था, बट तभी बाइकर उसके हाथ से गन छीन लेता और कहता है तुम गुआनक के ऊपर कब्जा करना चाहते हो, ये इतना आसान नहीं है कि किसी की जान ली और हो गया। इसके बाद वो बाइकर शूटर की गन लेकर उसी के मुंह में डाल देता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक छोटी सी गोली है। वो गोली शूटर के मुंह में जाती है और बाइकर बताना चालू करता है ये एक बहुत ही ध्यान से बनाया हुआ कोर है, जब ये किसी छोटी ओपनिंग में डाला जाता है तो ये तुम्हारी बॉडी के अंदर स्लोली कोलैप्स होने लगता है। और भाई साहब लिटरली क्या पैनल है, ये पता नहीं इस बंदे को क्या होने वाला है। अब वापस से आते हैं डोवान और मैनुअल के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों काफी दिल लगाकर गेम खेल रहे हैं। मैनुअल कहता है कि मैं लीड में हूँ और डोवान कहता है कि नहीं मैं तेज था। मैनुअल कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जीत जाऊंगा, पता है ना जितना सोचा था उससे ज्यादा इजी है। बट तभी अचानक से मैनुअल को कुछ फील सा होता है और वो एकदम से रुक सा जाता है। डोवान कहता है कि अरे तू अचानक से रुक क्यों गया, तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा पहले। बट जैसे ही डोवान मैनुअल की तरफ देखता है उसे दिखता है कि मैनुअल बाहर की तरफ देख रहा है और डोवान उससे कहता है अचानक क्या हुआ, बाहर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है क्या। और बाहर की तरफ हम देखते हैं कि बाइकर अपना टैटू दिखाते हुए कहता है यहाँ सिर्फ एक ही असली एसोसिएशन है, जिसका मतलब है कि जो भी बंदा एसोसिएशन से है उसके पास ये टैटू जरूर होगा। और ये सारे बंदे डर कर भागना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम फिर से आपका नाम कभी यूज नहीं करेंगे। इसके बाद बाइकर डोवान की घर की तरफ देखते हुए कहता है आखिर उस बंदे ने इसको इतने इंपॉर्टेंट मिशन पर क्यों भेजा, पास में कोई और हंटर था क्या। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि चियोंगुल हाथ में एक नीडल लेकर उस बाइकर के पीछे आ चुकी है और वो कहती है कि मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वापस से आता है डोवान और मैनुअल के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि मैनुअल अभी भी शॉक में पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ डोवान चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जीत गया, देखा तूने, अब देख इधर तेरे पॉइंट से 1.5 लाख और मेरे हैं 1.5 लाख प्लस 10। मैनुअल कहता है कि हाँ मैं हार गया और उसके बाद वो डोवान से कहता है क्या तुझे इस गेम की स्टोरी पता है। बट डोवान को गेम की स्टोरी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैनुअल बताता है कि बचपन से साथ बड़े होने के बाद जंगल लौट चुके अपने बियर फ्रेंड से मिलने के लिए ये एक लड़के की स्टोरी है जो एक सफर पर निकलता है। काफी सारे उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार वो अपने दोस्त से मिले जाता है। उसने टेडी बियर कॉस्ट्यूम पहनकर उसे सरप्राइज करने की कोशिश की, लेकिन वो बियर अपने नए दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा खुश था। वो लड़का जिसे लगा था कि बियर अकेला होगा, अब उसे रिलीफ महसूस होता है और वो अकेला घर लौट आता है। कहीं ना कहीं क्या ये तुझे सैड नहीं लगता। लेकिन अपना डोवान उस स्टोरी को पूरा इग्नोर कर देता है। वो कहता है कि क्या बकवास कर रहा है तू, बिना वजह टॉपिक मत बदल, पता है ना हमने इस गेम के ऊपर शर्त लगाई थी, अब चल निकाल वो कौन सा सीक्रेट है तेरा जो मुझे नहीं पता। इसके बाद रूम में थोड़ा लंबा साइलेंस रहता है तो डोवान फिर से मैनुअल से कहता है कि क्या हुआ, अब बोलने का टाइम आया तो तू बोल नहीं पा रहा क्या। और मैनुअल अपना मुंह खोलते ही कहता है कि गुआनक बुली अलायंस बोर में डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ डोवान। और ये बात सुनते ही अपने डोवान को सदमा सा लग जाता है और वो कहता है कि तुझे इसके बारे में इतना सब कैसे पता। मैनुअल डोवान के नजदीक आता एकदम क्रेजी फेस के साथ और कहता है कि गुआनक बुली अलायंस इसको बनाने वाला मैं ही हूँ। सीन वापस से शिफ्ट होता और हम देखते हैं मास्क को जिसके हाथ में उसका डिवाइस और उस डिवाइस से आवाज आ रही होती है कि वो कॉम स्लाइड की तरफ भागा है, चलो उसे जान से मार डालते हैं, वो नहीं भाग पाएगा, उसे बॉल पिट में जिंदा दफना दो। वेल इस वक्त मास्क शायद किसी इंसिडेंट की फुटेज वगैरह देख रही है। वो कहती है कि आखिरकार ये लोग ऐसी जगह पर कैसे लड़ने लगे। आगे हमें बूट्स देखने को मिलता है जो फर्श पर डिटर्जेंट गिर कर साफ सफाई कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि यहाँ मत खाना, क्रम्स पड़ जाते हैं। यार ये लोग सच में जमकर लड़े हैं, रबर मैट से कॉफी के दाग निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद हमें गोगल्स देखने को मिलता है जो ऑफकोर्स बकचोदी ही कर रहा है। वो कहता है कि एक ऐसी जगह पर गैंग फाइट करना जहाँ सिर्फ मासूमियत होनी चाहिए, मुझे आइस कॉफी चाहिए, देखा इसकी बात होगा कभी कोई सेंस नहीं बनता। आगे हमें ग्लव्स देखने को मिलता है। वो कहता है कि बेवकूफी बंद करो और सफाई पर वापस लग जाओ। जब से हेडक्वार्टर्स ने वो मैसेज भेजा है जिसने डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जंग शुरू कर दी है, तब से 29 दिन 23 घंटे और 58 मिनट बीत चुके हैं। घायलों की संख्या पहले ही लिमिट क्रॉस कर चुकी है। इस रफ्तार से बुली अलायंस खुद को ही खत्म कर लेगा। लेकिन क्लीनर ग्लव से कहता है कि तुम सब कुछ उल्टा समझ रहे हो, तुम्हारी जैसे आदमी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि हेडक्वार्टर्स का इरादा क्या है जब ये जंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद की बात काट दी गई और हमें पता नहीं चला कि ये पूरी लाइन थी क्या। और हम देखते हैं कि जमीन पर पड़े एक फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आता है और ये नोटिफिकेशन होता है हेडक्वार्टर की तरफ से। सीन वापस से शिफ्ट होता और हम आते हैं डोवान के कमरे में, जहाँ पे डोवान बेचारा डिप्रेशन में गया पड़ा है मैनुअल की बातों को सुनकर। और डोवान के पास भी टेलीग्राम के
ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है और ऑफकोर्स ये भी हेडक्वार्टर की तरफ से ही होगा। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बंदा कुर्सी से बंधा हुआ है और उसके मुंह पर टेप लगा है और बैकग्राउंड से आवाज आ रही है कि हेडक्वार्टर ने जो नियम लागू किए हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, विनर सब कुछ ले जाएगा और ये लड़ाई हमारी भारी जीत है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे लोगों को टेप के सहारे कुर्सी से बांध रखा है। वेल अब अगर ये सीन तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा है तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूं कि दो डोंग के बीच में फाइट चल रही है। वेल ये चल क्या रही है तो यहाँ पे खत्म हो गई और जीतने वाले डोंग का रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम है सोंग आयुन, जो कि चियोंगनिम डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, अपने बंदों से कहता है कि दुश्मनों के आदमी औरत पैसे सब जाकर लूट लो। और इस बंदे के पास भी एक नोटिफिकेशन आता है और इसका वाला नोटिफिकेशन भी हेडक्वार्टर की तरफ से होता है। सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते एक मैन बात हाउस को जिसके अंदर एक लड़की लोगों की बॉडी के ऊपर से जा रही होती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं कुचला, मुझे माफ कर दो, मैं बिना बताए मेंस बात हाउस में घुस गई, पर तुम लोग ही वो थे जो लड़ाई खोजते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए थे। और हम देखते हैं कि इस अकेली लड़की ने ना जाने कितने लोंडो को कूट रखा है। और ये सब करने के बाद ये खुद सहम से जाती है और कहती है क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। और हमें पता चलता है कि ये सैमसियोंग डिस्ट्रिक्ट की रिप्रेजेंटेटिव ग्योल म्योंगजा है और इसके पास भी टेलीग्राम पे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि ऑफ कोर्स फिर से हेडक्वार्टर की तरफ से ही है। सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इस बार एक बंदा जिसने भिखारियों जैसे कपड़े पहन रखे हैं वो लोगों को उठाकर फेंक कर उनका ढेर बना देता और कहता कि वो जगह थी जहाँ मैं आज सोने वाला था। आखिर तुम लोग बार बार यहाँ क्यों घुसाते हो, तुम्हारे पास खुद के घर हैं लेकिन मेरे पास नहीं है। और वो उनमें से एक का पर्स ले लेता और कहता कि ये चीज मैं अपने पास रख रहा हूँ। और यहाँ पे इसका फेस रिवील होता और ये लोंडा वाकई काफी ज्यादा हैंडसम है और ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव है और ये है सियोंगयोन डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम है रफेल। और इसके पास भी फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है जो कि ऑफ कोर्स वापस हेडक्वार्टर की तरफ से है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हेडक्वार्टर का नोटिफिकेशन आखिर है क्या। तो नोटिफिकेशन के अंदर होता है एक नोटिस जिसमें लिखा था कि इसी टाइम से डोंग्स के बीच चल रही फाइट जो कि काफी लंबे टाइम से चल रही थी वो अब बंद की जाती है। वापस से आते हैं ब्लीच टीम के ऊपर जहाँ पे हम मास्क को देखती है, वो कहती है आखिरकार ये वॉर खत्म ही हो गई। और बूट्स कहता है हाँ अब सफाई थोड़ी कम हो जाएगी, बट क्लीनर कहता है कि शायद ये उसका उल्टा है, अब हमारा काम और बढ़ जाएगा। सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है और हम आते हैं सियोन के ऊपर। सियोन कॉल पे बात कर रही होती है और अपने सामने वाले बंदे से कहती कि हाँ आखिरकार ये बोरिंग लड़ाई खत्म हो रही है। और आगे सियोन कहती कि लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है, पहली बार उन्होंने ऐसी शर्त जोड़ी है। वो दूसरा मैसेज जो हेडक्वार्टर्स की तरफ से आया था और हमें पता चलता है कि हेडक्वार्टर की तरफ से दो मैसेज आए थे, पहला तो वो कि वॉर अब खत्म हो रही है और दूसरा था एक जनरल असेंबली का मैसेज। और हमें बताया जाता है कि अब से शुरू हो रहा है बुली अलायंस की जनरल असेंबली मीटिंग जिसका टाइम है 11 AM और लोकेशन होती है सैरंग हॉस्पिटल का फ्यूनरल होम। और इस असेंबली की मैंडेटरी कंडीशन ये होती है कि हर रिप्रेजेंटेटिव का वहाँ मौजूद होना जरूरी है। हॉस्पिटल के सामने एक कार आकर रुकती है और हम देखते हैं कि कार के अंदर से निकलता है अपना युनसियोंग जो एकदम बन ठन कर निकला है। सीन वापस से शिफ्ट होता है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सियोंगयुन बेचारा अब ठीक हो चुका है और उसे होश तक आ गया और मिन्यूल उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। और मिन्यूल उससे कहता है कि अगर अंकल आज जिंदा होते तो क्या वो तुम्हें बचा पाते। सियोंगयुन बेचारा अकलाते हुए कहता है कि अंकल, और मिन्यूल उसकी बात को काटते हुए कहता है वो एक अच्छे इंसान थे जिन्होंने सनशाइन शेल्टर के सारे बच्चों की हिफाजत की थी, है ना, वो बहुत अच्छे आदमी थे, तो आखिरकार तुमने उन्हें क्यों मारा। और ये लाइन सुनते ही सियोंगयुन बेचारा एकदम से डर सा जाता और वो हकलाते हुए कहता कि मैंने उन्हें मार दिया। बट मिन्यूल उसे गले से लगा लेता और कहता कि कोई बात नहीं सियोंगयुन। सीन शिफ्ट होता और हम पहुंच जाते हैं उसी हॉस्पिटल की फ्यूनरल होम में जहाँ पे जनरल असेंबली कंडक्ट होने वाली है। और हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अपना युनसियोंग, क्योंकि ये भी तो स्लिम डोंग का रिप्रेजेंटेटिव ही है। युनसियोंग चारों तरफ देखते हुए कहता है कि एक जनरल असेंबली, वो भी फ्यूनरल होम में। युनसियोंग बोल ही रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आता है ट्रिपल एक्स। वो कहता है कि यहाँ पे लाशों से तुम लोग खून की सुगंध भी ले सकते हो। अगला बंदा आता है अपना दाएबुजीन, जो भाई साहब ऐसा सूट पहन के आया है जो उसे फिट भी नहीं हो रहा, और वो कहता है कि उस रेंटल शॉप पे सिर्फ बच्चों के ही सूट थे। अगला रिप्रेजेंटेटिव होता है अपना गोंगचियोल। वो कहता है कि ऐसी जगह पर इंसान को रिस्पेक्ट और एटिकेट मेंटेन करना चाहिए। फ्यूनरल होम में शांति और प्रॉपर अटायर बेसिक्स होते हैं।
और यही बकचोदी करते हुए तीनों अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। और भाई सही कहूँ तो ये ट्रायो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है। वेल ऐसे ही एक एक करके हर डोंग का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आ रहा होता है और अगला होता है सोंग अयून, जो कि चियोंगनिम डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अगली होती है वो लड़की जिसे हमने मेंस बाथ हाउस में देखा था। वो कहती है कि मैं क्या करूं, मैं भूल गई कि वेन्यू फ्यूनरल होम में ऐसे कपड़े नहीं पहन कर आया करते, मेरी अंडरवियर ब्लैक तो है ना। और वो खुद ही चेक करती है और कहती है कि नहीं यार ये तो ब्लैक नहीं है। और फिर से बता देता हूँ ये है सैम सियोंग डोंग की रिप्रेजेंटेटिव और इसका नाम है ग्योल म्योंगजा। वेल एक चीज तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं, अपना युनसियोंग इन सबको देख रहा है और वो जिसकी तरफ देख रहा है हमें उसका इंट्रो देखने को मिल रहा है। युनसियोंग को अपने पीछे दो लड़कियों की आवाज आती है और वो दो लड़कियां किसी की तरफ देखते हुए कह रही होती है वहां देखो विजिटेशन रूम में वो इंसान, क्या तुम उसे जानती हो। और दूसरी लड़की कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो पहली नजर में ही कोई भिखारी लग रहा है, वो किसी और की मैयत पर ऐसा क्यों कर रहा है। वेल इसके कपड़े देखकर हम भी गैस कर सकते हैं कि ये है रफेल, जो कि सियोंगयोन डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। युनसियोंग को अपने पीछे से किसी बंदे की आवाज आती है और वो कहता है कि यहाँ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज वाले लोग जमा हुए हैं, इसलिए माहौल थोड़ा नॉइजी है। और युनसियोंग उस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स आखिरकार ऐसी जगह पे इकट्ठा क्यों हुए हैं। और वो बंदा कहता है कि मुझे सही से नहीं पता, मैं इस बार मॉडरेटर नहीं हूँ, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आया हूँ। पहले इस बंदे को भी तुमने सीजन 1 के अंदर देखा होगा और इसका नाम है वोंग यूताई, जो कि डेक डाउन का रिप्रेजेंटेटिव है। यूताई अपनी बात कंटिन्यू करते हुए युनसियोंग से कहता है कि तुमने नोटिस तो कर ही लिया होगा, ये असेंबली यूजुअल से काफी ज्यादा अलग है, हाई चांसेस है कि हेडक्वार्टर सब कुछ डायरेक्टली कंडक्ट करेगा। तभी पीछे से चियोंगवुल आती है और कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसा तुमने प्रेडिक्ट किया, यह हेडक्वार्टर के लीडर का ऑर्डर था। वेल जैसा तुम लोग जानते ही हो कि चियोंगवुल कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बल्कि ये हेडक्वार्टर की मेंबर है। चियोंगवुल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे कहते हैं कि टाइम हो गया है, लगता है सारे रिप्रेजेंटेटिव जमा हो गए हैं, चलो असेंबली हॉल चलते हैं। यूताई कहता है कि मैं माफी चाहूंगा लेकिन अभी सारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं है। चियोंगवुल कहते हैं कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो लोग क्रिटिकल कंडीशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और कुछ लोग जो एसोसिएशन की साइड हो गए और वो जो ट्रेटर्स थे वो भी नहीं आ रहे हैं। और जो आखिरी इंसान मिसिंग था वो पहले ही आ चुका है। तो इसके बाद ये सब के सब हॉल की तरफ जाते हैं और यहाँ पे मेरा फेवरेट ट्रायो अपने सामने वाले बंदे को देखते हुए कहता है कि ये ऐसा चेहरा है जिसे मैं कभी देखना नहीं चाहता, तुम सच में इतनी जल्दी रिकवर हो गए, खुशी की बात है कि तुम जिंदा हो। और ये बंदा होता है हमारे बोर में डोंग का रिप्रेजेंटेटिव हार्डोवान। सीन यहाँ पे कट होता है और हम मैनुअल को देखते हैं, वो कहता है कि माय बैड, मैं थोड़ा लेट हूँ, है ना। और दूसरी तरफ हमारा डोवान भी चटक चुका है क्योंकि जिस बंदे का फ्यूनरल है वो देखकर उसका दिमाग हिलसा गया और वो कहता है कि ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए, आखिर क्यों। और मिन्यूल बोल रहा होता है कि अब जाकर थोड़ा अच्छा फील हो रहा है और हमें दिखता है कि मिन्यूल ने अपने सामने पता नहीं किस बंदे को जिंदा ही जला दिया। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोवान के सामने जिस बंदे की फोटो लगी थी जिसका फ्यूनरल है वो है सियोंगयोन, वो बेचारा मर गया। वापस से आते हैं फ्लैशबैक के अंदर जहाँ हमें पता चलेगा कि आखिर सियोंगयोन मरा कैसे। तो जैसा हमने देखा था कि मिन्यूल ने सियोंगयोन को हक कर रखा था, तो वो सियोंगयोन से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें डर था कि शायद तुम्हें कोई और प्यार नहीं करेगा, है ना, जबकि अंकल तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तुम उन्हें हमेशा के लिए ऐसे ही अपने पास रखना चाहते थे। वापस से आते हैं टाइम में थोड़ा और पहले, बोटेनिकल गार्डन वाले टाइम पे जब टाइम कैप्सूल ब्यूरी हो रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि सियोंगयोन एक लेटर लिख रहा होता है और वो लेटर के अंदर लिख रहा होता है कि अंकल ये लेटर जब दुनिया के सामने आएगा तब अब दुनिया में नहीं होंगे, पर आपने मुझे जो प्यार दिया है वो हमेशा वैसा ही रहेगा। वेल इस वक्त सियोंगयोन जो लेटर लिख रहा है ये वही लेटर है जो उसने टाइम कैप्सूल के अंदर डाला था। तो अब टाइम में थोड़ा सा आगे आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि मिन्यूल सियोंगयोन से कह रहा होता है कि अंकल ने मुझे एक बार बताया था प्यार ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अपने पास दबा कर रखो, वो तो साथ मिलकर जीने का नाम है। इतना कहने के बाद मिन्यूल वहां से जाने लगता है और सियोंगयोन पीछे से कहता है साथ में से क्या मतलब है तुम्हारा, पर अंकल तो ऑलरेडी मर चुके हैं। बट जैसे सियोंगयोन अपने हाथों की तरफ देखता है उसे देखने को मिलती है एक सिरिंज जो कि अभी उसके अंदर इंजेक्ट कर दी गई है मिन्यूल के थ्रू। मिन्यूल पीछे टर्न करता और कहता है कि मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा, गुड नाइट सियोंगयोन, सब कुछ के लिए थैंक्स। और इसके बाद ये बंदा पूरे रूम के अंदर आग लगा देता और इसी के साथ अपना सियोंगयोन बेचारा अब नहीं रहा। वापस से आते हैं प्रेजेंट के अंदर जहाँ पे सियोंगयोन इन सब से कह रही होती है कि जब एक टूल अपनी यूजफुलनेस खो देता है तो उसे फेंक देना चाहिए। आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हेडक्वार्टर का फैसला बता सकूं। आज और अभी से ग्वानक बुली अलायंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चियोंगवुल की इन बातों के बीच में ही हम देखते हैं कि इन सब के पीछे से एक बंदा हाथ में फूल लेकर आ रहा है और इसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा
ज्यादा तगड़ी है कि इन सबको ये चीज फील हो रही है। तो आखिरकार ये बंदा होता है अपना सियोनजे, वो कहता है कि सब लोग संभल कर रहना क्योंकि मेरा एक प्यारा छोटा भाई चला गया है। आज मैं बहुत बुरे मूड में हूँ, रास्ते से हट जाओ, मैं उसके लिए एक फूल छोड़ने जा रहा हूँ। जहाँ पे सब लोग सियोंगयोन को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ हम मिन्युल को देखते हैं जो खड़ा होकर डोवान से की गई बात को सोच रहा होता है। मिन्युल ने जब डोवान को बताया था कि गोनक बुली काउंसिल को बनाने वाला वही है, तब डोवान का रिएक्शन कुछ ऐसा था। वो मिन्युल की तरफ शॉक होकर देखता और कहता है कि किस तरह की बकवास किए जा रहा है तू। और यहाँ पे डोवान को होसंग किम की बात याद आती है, जहाँ पे होसंग किम ने उसे बताया था कि गोनक बुली अलायंस जो है वो सनशाइन शेल्टर के अंदर ही बनाया गया है। और डोवान ये सब बातें सोचकर एकदम सदमे में चला गया, पर मिन्युल सोफे से खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें एक बात पता है डोवान, भले ही तुम्हें सनशाइन शेल्टर से नफरत थी क्योंकि तुम कहते थे वहाँ गुंडे मवाली रहते, लेकिन मैं वहाँ अक्सर जाया करता था और जब भी मैं वहाँ जाता था अंकल जिनो मेरा स्वागत बड़े ही प्यार से किया करते थे, मुझ जैसे अनाथ इंसान का। और इस टाइम पे मिन्युल को जिनो की बात याद आती है। जब जिनो गेम कार्ट्रिज टाइम कैप्सूल में रखने वाला था तो जिनो ने कहा था कि जब तक हम इस टाइम कैप्सूल को बाहर निकालेंगे तब तक डोवान बड़ा हो चुका होगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि हम तब भी साथ में गेम खेल पाएंगे जैसे अभी खेलते हैं, बिल्कुल तुम्हारे साथ भी मिन्युल। खैर ये फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है और हम आते हैं सियोनजे के ऊपर जो अपना डिवाइन ऑरा मेंटेन करते हुए भीड़ की बीच में से काफी कूल वॉक करते हुए सियोंगयोन की फोटो के पास जाता है और उसकी तरफ फूल बढ़ाते हुए कहता है कि सियोंगयोन मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि तुम उस जगह में, बट एकदम से इसका मूड चेंज हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल खुश नहीं रह पाओगे, तुमने बहुत सी गलतियां की हैं, तुम पक्का नर्क में जाओगे और उस जगह में तुम्हारे लिए चैन से रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बेचारा सियोंगयोन। और इसी के साथ सियोनजे जिस ओरा के साथ रूम में एंट्री लेकर आया था वो ओरा एकदम से खत्म हो जाता है और सारे लोग उसे ऐसे देखते कि हैं ये क्या कर रहा है। वहीं मौजूद सियोंगुल कहती है खैर अब जब सब लोग यहाँ आ चुके हैं तो चलिए जनरल मीटिंग शुरू करते हैं। मीटिंग के स्टार्टिंग में चियोंगुल सबसे कहती है कि सबसे पहले मैं बुली काउंसिल के मेंबर्स के बीच चल रहे पावर स्ट्रगल के बीच का मकसद समझाऊंगी जिसे हाल ही में रोक दिया गया है। तो इस चीज का पहला रीजन था कमजोरों को बाहर निकालना और सिर्फ स्ट्रॉन्ग्स को चुनना, और अभी यहाँ मौजूद सभी लोग उसका नतीजा है। आयुन कहता है मैं तो बस नरक जैसे लूटपाट के मजे ले रहा था, और अपना राफेल कहता है अगर बात बेचारगी की आती है तो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। बट यहाँ पे यूता है सबसे रीजनेबल बात कहता है, वो कहता है कि इतना सब करने का कारण सिर्फ एक ही चीज नहीं हो सकती। चियोंगुल कहती है हाँ, और दूसरा रीजन है जानबूझकर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करना ताकि बाहर के लोग हम पर अटैक कर सके। दाइबुजिन और गोंगचियोल कहते हैं जानबूझकर से क्या मतलब है, इसका मतलब उन्होंने दुश्मन के हमला करने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल तैयार किया। चियोंगुल कहते कि हाँ सही कहा, और जब जंग की आग बुझने ही वाली थी तो हमें टारगेट करने वाली बाहरी पार्टी जिसका नाम द एसोसिएशन है उसने इस चारे को पकड़ लिया। वो बात हाउस वाली लड़की पूछती है कि आखिर एसोसिएशन है क्या, और सियोनजे बताना चालू करता है कि एसोसिएशन एक एसोसिएशन है जिसके अंदर सियोल एरिया के 9 ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइन हैं। तो अपनी बात हाउस वाली लड़की कहती है तो सच में ये एक एसोसिएशन ही है, और सियोनजे कहता है कि हाँ काफी सीधा साधा नाम है ना, ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। मैं सोच रहा हूँ कि उनका लीडर आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो पूरे सियोल से अपने बेहतरीन लोगों को एसोसिएशन में इकट्ठा करने में कामयाब रहा। मुझे जोड़कर सिर्फ 3 ही लोग ऐसे हैं जो इतनी पावर होल्ड करते हैं। चियोंगुल कहती कि और लास्ट में मैं आपको असली वजह बताऊंगी कि हमने सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ क्यों बुलाया, हम इतने समय तक सिर्फ गोनक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही क्यों रहे, क्योंकि हमें तैयारी करने की जरूरत थी। हमने गोनक डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, इसलिए गोनक डिस्ट्रिक्ट की बुली काउंसिल आज से यहीं पे खत्म हो जाएगी। वापस जाते हैं फ्लैशबैक के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं कि डोवान मिन्युल से कह रहा होता है तुमने अचानक से सनशाइन शेल्टर का और मेरे पापा का जिक्र क्यों किया, तुम असल में कहना क्या चाहते हो। और मिन्युल कहता है कि मैंने ये अचानक नहीं कहा डोवान, क्योंकि अंकल जिन्हो ही वो वजह है जिसकी वजह से मैंने बुली काउंसिल को बनाया था। और इतना कहने के बाद मिन्युल घूम कर जा ही रहा होता है, बट डोवान पीछे से आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो मिन्युल, क्या हुआ। मिन्युल टर्न करता है और डोवान के ऊपर एक बहुत ही गंदा हिट लैंड करता है जिससे अपना डोवान बेहोश हो जाता है। और मिन्युल कहता है कि अंकल जिन्हो ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। डोवान यहाँ पे बेहोश होने की कगार पे तो है, बट अपनी विल पावर के दम पर मिन्युल का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तू मुझे सब कुछ समझा, ये बकवास क्या है। मिन्युल कहता है कि मैं बस तुझसे आखिरी बार मिलना चाहता था, अब से सब कुछ बदल जाएगा, बुली काउंसिल, मैं और हमारा रिश्ता भी। वापस से आते हैं प्रेजेंट के अंदर जहाँ पे चियोंगुल कह रही होती है कि आज से गोनक डिस्ट्रिक्ट का बुली काउंसिल एकदम से खत्म हो जाएगा और इसे एक नए नाम के साथ रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, द सनशाइन शेल्टर। और ये नाम सुनने के बाद अपनी बात हाउस वाली लड़की कहती है काफी कूल है, और अपने भिखारी को ये चीज समझ में नहीं आती। और सोंग आयुन कहता है कि मुझे तो इसमें कहीं भी वायलेंस नहीं दिख रहा। और युताई
रिप्लाई कहता है कि ये एक ऐसा नाम है जो हमें सूट नहीं करता। अब हम देखते हैं मेरे फेवरेट ट्रायो को, जो कह रहे होते हैं कि द सनशाइन शेल्टर, इस नाम को सुने तो अरसों बीत गए। और यूनसियोंग एकदम शॉक हुआ पड़ा है, वो कहता है कि आखिर क्यों। और इसके बाद हॉल में एंट्री होती है मिन्यूल की, जो एंट्री के साथ ही जिन्नों की बातों को सोच रहा होता है। तो जिन्हों ने मिन्यूल से कहा था कि ये गेम मैं तुम्हारे साथ भी खेलूंगा, बट मिन्यूल का रिप्लाई होता है कि कितना अच्छा होता अगर मेरे पास भी आप जैसे पिता होते, अब फिर मिलेंगे अंकल, और वहां से चला गया था। और अभी के टाइम प्रेजेंट में मिन्यूल मन में ही कह रहा होता है कि डुआन, मैं अंकल जिन्हो को कभी भी माफ नहीं कर सकता। और मिन्यूल की मन की बात यहीं पे खत्म नहीं होती, वो आगे कहता है कि ये वो चीज है जिसके लिए मैं बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहा था, ये मेरा बदला है। मैं उस मीनार को गिरा दूंगा जिसे हाजिनों ने बनाया था, जिन लोगों को हाजिनों ने बदला था मैं उन्हें वापस वैसा ही बना दूंगा जैसे वो पहले थे। जिस रंग को हाजिनों ने दुनिया में फैलाया था, जिसे वो अच्छाई कहता था, मैं उसे काले रंग की सबसे गहराई छाया से रंग दूंगा, द सनशाइन शेल्टर के नाम के साथ। वेल, इस पॉइंट पे मुझे भी नहीं पता कि मिन्यूल जिन्हो को इतना हेट क्यों करता है, जबकि जिन्हो तो एकदम जेन्युइन बंदा था, अच्छा इंसान। खैर, जैसे ही मिन्यूल वहां पे पहुंचता है, डोवान की नजर उस पर पड़ती है और डोवान एकदम से चटक सा जाता है। और इतने बढ़िया मोमेंट पर सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं सियोंजे को, जो एक बिल्डिंग की टॉप पे खड़ा है, और उसके पीछे से चियोंगवुल आती है और सियोंजे उससे कहता है कि सियोंगयुन अब कैसा है। चियोंगवुल कहती कि वो रिकवर कर रहा है और किस्मत से उसकी जान अब कोई खतरे में नहीं है। बट सियोंजे का मूड एकदम से चेंज होता है और वो चियोंगवुल से कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस हेडक्वार्टर से? अगर तुम ऐसी खतरनाक जगह पर रहोगे तो एक दिन तुम्हारा हाल भी सियोंगयुन जैसा हो सकता है। और चियोंगवुल का रिप्लाई कुछ ज्यादा ही बढ़िया होता है, वो कहती है कि चांद बस उसी जगह रहता है जहाँ उसे होना चाहिए। और सियोंजे पीछे टर्न करते हुए कहता है काफी पोएटिक हो, और यहाँ पे चियोंगवुल उससे कहते हैं कि सीनियर आखिरकार आप हेडक्वार्टर में क्यों हैं? सियोंजे कहता है कि मैं कुछ ऐसा है जो मैं वाकई देखना चाहता हूँ, और उसे देखने के लिए मुझे मिन्यूल के साथ ही रहना होगा। और चियोंगवुल फिर वहां से मुड़कर जाने लगती है और कहती है कि यहाँ कुछ ज्यादा ही ठंड है, मैं नीचे जा रही हूँ। और सियोंजे उसके पीछे दौड़ते हुए जाता है और कहता है कि सवाल तुमने पूछा और खुद ही जा रही हो। वापस से आते हैं प्रेजेंट के अंदर, और जैसा मैंने कहा कि अपना डोवान मिन्यूल को देखकर एकदम चटक सा चुका है, वो मिन्यूल को देखता है और उसकी तरफ एकदम से रस मार देता है। और ये चीज देखने के बाद दाइबुजिन कहता है कि असेंबली के बीचों बीच ऐसे बाथरूम जाना अच्छी बात नहीं होती। सियोंजे कहता है देखकर लगता है ये कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, और वो दाइबुजिन की बॉडी का सपोर्ट लेते हुए डोवान की तरफ जंप मारता। और भाई साहब, इसके जंप का इम्पैक्ट देखो तुम दाइबुजिन के ऊपर। आते हैं डोवान के ऊपर, जो मिन्यूल की तरफ फुल स्पीड में रस मार रहा है, और वो कहता है कि क्या यह सनशाइन शेल्टर है? आखिर तू प्लान क्या कर रहा है? बट इससे पहले ही कि अपना डोवान मिन्यूल तक पहुंच पाता, सियोंजे बीच में आ जाता है और डोवान को रोकते हुए कहता है एक सेकंड के लिए रुक जाओ यहाँ पे। और ये चीज देखने के बाद सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। सियोंजे मिन्यूल से कहता है कि अगर सबका ध्यान तुम्हारे ऊपर आ गया तो दिक्कत हो सकती है। और डोवान एकदम से चिल्लाते हुए मिन्यूल का नाम लेता है, बट सियोंजे उसके मुंह पर उंगली रखता है और कहता है कि चुप। और भाई साहब, एक उंगली की पावर से ही वो डोवान को उठाकर काफी दूर फेंकता है। और भाई साहब, लिटरली इन्हीं सब हरकतों की वजह से ये बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। और सियोंजे कहता है कि ये नाम ऐसे चिल्ला कर लेना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और आगे सियोंजे मिन्यूल से कहता है कि क्या तुमने ये सुना? ये मुझ पर छोड़ दो और जितनी दूर हो सके भाग जाओ, तुम्हारी आइडेंटिटी का पता चलना दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। मिन्यूल आराम से सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और वहां से लौट जाता है, और जाते वक्त सियोंजे से कहता है कि बाकी सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और सियोंजे कहता है कि ये वाकई सरदर्द है, अगर मैं ऐसे ही चला गया तो क्या मेरा जूनियर शांत बैठेगा? और इतने में ही हम देखते हैं कि अपना डोवान जंप करते हुए सियोंजे के ऊपर एक पंच थ्रो करता है और कहता है कि आखिरकार तुम हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो? और हम देखते हैं कि इस पंच को सियोंजे ने काफी स्मूथली ब्लॉक कर लिया, और डोवान यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो घूमकर एक लात भी लैंड करता है, बट सियोंजे इसे भी ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि ये वो लाइन है जो मुझे कहनी चाहिए, आखिर तुम हमेशा तमाशा क्यों खड़ा कर देते हो? और ये कहते के साथ ही वो डोवान के ऊपर एक पंच जड़ कर देता है और अपना डोवान उड़ते हुए काफी पीछे जाता है। बट डोवान इस वक्त हवा में ही होता है, बट हम देखते हैं कि राफेल अपनी लकड़ी को डोवान के कपड़े के पीछे फंसाता है और कहता है कि मैं बस एक बार तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और डोवान को घुमाकर भाई सब सियोंजे की तरफ बहुत ही अच्छा थ्रो करता है। और डोवान एक बुलेट की तरह जाकर सियोंजे के ऊपर एक किक लैंड करता है, बट सियोंजे इसे भी ब्लॉक कर लेता है और कहता है ये तो चीटिंग है। और डोवान पूरी तरीके से रेज से भरा हुआ है, वो कहता है कि ये बकवास बंद करो और साइड हट जाओ। इसके बाद वो मल्टीपल पंचेस लैंड करता है सियोंजे के ऊपर, और एक भी सियोंजे के ऊपर नहीं पड़ता। अपनी बात हाउस वाली लड़की इनके बीच में जाती है और कहती है कि इस लड़ाई को रोक दो, मैं थक गई हूँ ये देखकर, बट उसके थोबड़े पे भी एक पंच पड़ जाता है। और ट्रिपल एक्स एक कुत्ते की तरह खून सूंघते हुए इनके बीच में पहुंच जाता है और उसके मुंह पर भी बहुत ही गंदा पंच पड़ता है। और हम देखते हैं कि सियोंजे इन पंचेस को काफी स्मूथली
डॉज कर रहा है और वो लोगों से कहता है कि बीच में इंटरफेयर करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, अगर तुम पकड़ में आ गए तो मारे भी जा सकते हो और यहाँ पे सियोंग यून के साथ तुम्हारा जॉइंट फ्यूनरल हो सकता है। और सियोन जे एकदम से सीरियस होते हुए कहता है, ऐसा लगता है जब भी तुम मुझे देखते हो तुम मुझ पर गुस्सा चलाने की कोशिश करते हो। और इसी के साथ डोवान का एक पंच तो नहीं पड़ता सियोन जे के ऊपर, पर उल्टा डोवान के थोबड़े पे ही सियोन जे का एक पंच पड़ जाता है। और सियोन जे स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम एक स्टूपिड हो या फिर बेवकूफी हो। और ये वन साइडेड फाइट देखने के बाद युनसियोंग पे इंटरफेयर करने का ट्राई करता है, बट इस बार सियोंग उसे रोक लेती है। वहीं बगल में दूसरे कमरे के अंदर एक और फ्यूनरल चल रहा होता है, बट एकदम से अपना डोवान उड़ते हुए आता है दीवार तोड़कर, और पीछे से सियोन जे भी एकदम कूल सी एंट्री लेता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था एग्जीक्यूशनर का काम गद्दारों की गर्दन काटने का होता है जो हेडक्वार्टर की तरफ अपनी तलवार उठाते हैं। मैं उस जूनियर को दोबारा नहीं खोना चाहता जिसे मैं पसंद करता हूँ, पर अफसोस की बात है कि बात यहाँ तक पहुँच गई। और हम देखते हैं कि अचानक से सियोन जे की नोच से ब्लड आने लगता है। और बायलेटरली मैंने ये चीज नोटिस ही नहीं करी कि आखिर डोवान ने सियोन जे के साथ क्या करा, या फिर सियोन जे लड़ते लड़ते थक गए इसलिए खून फेंक दिया। और इसके बाद डोवान कहता है कि तुम अपने ट्रीजन या एग्जीक्यूशन के साथ जो चाहे वो करो, पर सियोन मिन्यूल को वापस लाओ। और सियोन जे एकदम कूल से अंदाज में कहता है कि ये वाकई दुख की बात है कि मुझे अपने हाथों इस टैलेंट को कुचलना होगा। बट वो एकदम से एक ही जगह पे रुक जाता है और कहता है कि आखिर मेरी बॉडी हिल क्यों नहीं पा रही। और चियोंग उल पीछे से एकदम कूल से अंदाज में आती है और कहती है कि फोर्स लगाने की कोशिश मत करो, तुम्हें परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। सियोन जे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और हमें वापस से वही फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन जे ने चियोंग उल से पूछा था कि आखिर तुम हेडक्वार्टर के अंदर क्यों ही हो, तुम्हारा भी अंत सियोंग यून जैसा हो सकता है। बट चियोंग उल का रिप्लाई था कि मून वही होता है जहाँ उसे होना चाहिए। वापस से आते हैं प्रेजेंट के अंदर जहाँ पे चियोंग उल एकदम कूल से अंदाज में कहती है कि मून भी समय के साथ अपनी फॉर्म बदलते रहता है। और इसी बेहतरीन से पैनल के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ भाई, ये वीडियो कुछ ज्यादा ही छोटी है और मैंने काफी ज्यादा लेट भी डाली है, तो मैं माफी चाहूंगा। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे, तो मेरे पूरे खानदान की छुट्टी थी, तो ये सब लोग घर पे थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला बनाने का। और उसके बाद यहाँ पे पावर कट चल रहा था, तो मेरे एरिया में लाइट ही नहीं आई, तो इस चीज के लिए मैं तुम सबसे माफी चाहूंगा। बट पक्की बात है अगली वीडियो में जल्दी ही लाऊंगा और थोड़ी बड़ी भी लाऊंगा। तो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं रियलिटी क्वेस्ट की एक और नई वीडियो में।